नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का एड्यूजब टीच प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम प्रस्तावना के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और आपके एग्जाम्स में इन प्रश्नों में से काफी प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम सीधा ही शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रश्न हमारी प्रस्तावना में आते हैं। तो सबसे पहले आपसे निवेदन रहेगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि आपके अनेक दोस्त जो वंचित हैं उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो पहला सवाल आपके सामने रहेगा प्रस्तावना का कि निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आपके सामने पहला सवाल है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो हमने एक परिभाषा पढ़ी थी ठाकुर भार्गव दास की। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। आत्मा क्या होता है? जब एक प्राणी के अंदर आत्मा निकल जाती है तो वह शरीर मृत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार संविधान में भी एक उसकी आत्मा है, वह है उसकी प्रस्तावना। क्योंकि प्रस्तावना के अंदर संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या है और संविधान कब लागू होता है, ये सारी बातें उसमें अंतर्निहित है। इसलिए संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। और ये संज्ञा किसने दी है? तो आपको नाम ध्यान रखना है, ठाकुर भार्गव दास। क्या नाम है आपके? ठाकुर ठाकुर भार्गव भार्गव दास। तो ये भी सवाल आ सकता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है आपके कि निम्नलिखित में से संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? जो हमारे संविधानज्ञ जिनके द्वारा संविधान का निर्माण किया है, उनके मस्तिष्क में कौन कौन से विचार थे, संविधान निर्माण करते समय उनके मन में कौन कौन से विचार उत्पन्न हुए, उन विचारों को जानने का मूल स्रोत क्या है हमारे पास, तो वह स्रोत प्रस्तावना को कहा जाता है। आप देखेंगे प्रस्तावना के अंदर संविधान के उद्देश्यों के बारे में लिखा गया है कि संविधानज्ञों ने किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए प्रस्तावना या संविधान का निर्माण किया है। उसके बाद अगला सवाल आता है, भारत में लोकप्रिय संप्रभुता पाई जाती है। भारत में कैसी संप्रभुता है? तो भारत में लोकप्रिय संप्रभुता पाई जाती है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो भारत के लोकप्रिय संप्रभुता, पहले तो हम इस शब्द के बारे में देखते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता क्या होती है? जहां शक्ति जनता में जहां शक्ति जनता में निहित हो। जहां शक्ति क्या होती है? जनता में निहित हो, ऐसी संप्रभुता को लोकप्रिय संप्रभुता कहा जाता है। और हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत प्रस्तावना को कहा गया है। और हमारे संविधान की प्रस्तावना का आरंभ होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो आपके सामने आ गया संपूर्ण प्रभुत्व, तो ये आ गया प्रभुता शब्द, इससे संविधान का आरंभ होता है। अगला सवाल, भारत को कैसा राष्ट्र घोषित किया गया है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार? प्रस्तावना के अनुसार भारत को कैसा राष्ट्र घोषित किया गया है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म का प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, धर्म विशेष राष्ट्र, किसी धर्म विशेष का उल्लेख भी प्रस्तावना में नहीं मिलता है। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, आप देखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर भारत को एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या होता है? एक ऐसा राष्ट्र जिसमें एक ऐसा राष्ट्र जिसमें किसी धर्म
धर्म विशेष को महत्व न देकर सभी धर्मों को समान माना जाता है। तो भारत में सरकार का कोई एक विशेष धर्म नहीं है, बल्कि सरकार के लिए सभी धर्म समान है। इसलिए हमारे संविधान के अंदर भारत को कैसा बताया गया है? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बताया गया है। हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, ये भी ऑप्शन आपके गलत रहेगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता, भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके अंदर अंतर्निहित है? यानी शक्ति का अंतिम स्रोत पूछ रहा है। तो भारत में संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता को बताया गया है। संसद नहीं है, संसद केवल कानून बना सकती है, राष्ट्रपति और मतदाताओं में नहीं है, बल्कि भारत की जनता जीरो से लगाकर जो वृद्ध व्यक्ति, उन सभी के अंदर, भारत के अंदर रहने वाले भारत के नागरिकों के अंदर भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित होती है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतांत्रिक और गणतंत्र, तो ये आपकी प्रस्तावना अगर आपको याद है तो ऐसे भी सवाल आते हैं। तो आप वंशानुगत लोकतंत्र हमारे यहाँ पर नहीं है, राजा का राज खत्म हो गया है, राजतंत्र भी हमारे यहाँ नहीं है, तो आपको सीधा देखना है लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारत में लोकतांत्रिक गणतंत्र वाली व्यवस्था विद्यमान वर्तमान में है। अगला सवाल, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि? अब देखिए ये सवाल महत्वपूर्ण है, इसको आप तो स्टार मार्क लगा दे। ये सवाल किसी न किसी सीईटी एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, संभावना 100% है, क्योंकि गणतंत्र की परिभाषा आती है। इसमें क्या है कि भारत एक गणतंत्र है। क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है तो भारत एक संघात्मक व्यवस्था होगी, तो गणतंत्र का इसमें कोई सेट नहीं बैठता। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ये गणतंत्र का रोल नहीं, ये होता है संसदीय शासन। भारत में सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें होता है आपके ऑप्शन बी, जब किसी देश में शासक वंशानुगत नहीं होता बल्कि चुनाव के द्वारा चुनकर आता है, तो ऐसा देश गणतांत्रिक देश होता है। जैसे हमारे भारत के अंदर ये सभी पदाधिकारी चुनाव के द्वारा चुनकर आते हैं, चाहे प्रत्यक्ष चुनाव हो चाहे अप्रत्यक्ष चुनाव, लेकिन वह चुनकर आएंगे, वे सीधे अपने वंश परंपरा के अनुसार चुनकर नहीं आते। तो ये आपके शासक क्या नहीं होते? शासक वंशानुगत नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? वंशानुगत। ऐसी व्यवस्था को गणतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। सवाल नंबर 8 है आपके सामने। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारत के संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? मैंने आपको बताया था प्रस्तावना का जब आरंभ किया था कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है। तो प्रस्तावना का विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है, जो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था संविधान सभा के सामने, और जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, ये विचार किसमें ग्रहण है? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में उद्देश्य प्रस्ताव के संपूर्ण विचार देखने को मिलते हैं। सवाल नंबर 9 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता, क्या नहीं होता? अब इसमें देखिए, संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान का स्रोत भारत की जनता, ये प्रस्तावना में बताया। मैंने आपको 4 तत्व बताए, वो 4 तत्व याद है तो आपको ये सवाल याद हो जाएगा। तो मैंने बताया भारत के संविधान का स्रोत जनता है, पता है। शासन के ध्येय का वितरण, अब देखिए शासन के ध्येय का वितरण, प्रस्तावना के अंदर शासन के उद्देश्य का वितरण नहीं है। प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य, ध्येय का मतलब क्या होता है? ध्येय का मीन्स होता है आपके उद्देश्य। तो प्रस्तावना के अंदर शासन का उद्देश्य, उसका वितरण नहीं,
प्रस्तावना के अंदर संविधान का उद्देश्य है कि संविधान किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जा रहा है, और फिर संविधान के अंदर शासन के बारे में लिखा हुआ है। शासन का स्पेशल उद्देश्य प्रस्तावना के अंदर नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। प्रस्तावना के अंदर शासन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। अगला आता है संविधान को लागू करने की तिथि प्रस्तावना के अंदर 26 नवंबर 1949। तो आपके सामने संविधान का स्रोत जनता बता दिया मैंने। उसके बाद तिथि है आपके 26 नवंबर 1949, और जब संविधान की प्रस्तावना की लास्ट वाली लाइन है उसमें संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करने की तिथि, ये भी आपके ऑप्शन सही है, ये भी आपके उसमें दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर सही होगा। सवाल नंबर 10 आता है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की प्रस्तावना उद्घोषित नहीं करती है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस बात को उद्घोषित नहीं करती, कौन सी बात संविधान की प्रस्तावना के अंदर नहीं है। तो हमारे संविधान के अंदर हमने देखा था प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रस्तावना के अंदर लिखी गई है, तो ये सही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख हमने किया था, हमने क्लास में देखा था, तो ये भी सही है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, ये हमने प्रस्तावना के अंदर कहीं पर भी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, क्या आएगी आपके स्वतंत्रता। तो ये भी 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना में देखी थी। तो हमने न्याय, समता और स्वतंत्रता के बारे में देखा था, विचारों के बारे में, तब हमने देखा था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, और 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है, ये प्रस्तावना में न होकर बल्कि ये कहाँ आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे आपके आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और उसमें भी आपके अनुच्छेद कौन सा, तो ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 51 के अंदर इसका वर्णन आपको मिलेगा। और भारत की विदेश नीति का आधार अनुच्छेद 51 को कहा जाता है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये भारत की विदेश नीति का आधार है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 11 आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया। तो मैंने आपको बताया था अब तक भारत की संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, और वो संशोधन कब किया गया था, तो सन 1976 के अंदर। अब इसके बारे में देखते हैं कौन सा संशोधन हुआ था। तो संशोधन की संख्या ध्यान रखनी, 42वां संविधान संशोधन ये होता कब है, तो आपके 1976 को। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, तो पहला शब्द जोड़ा था आपके समाजवादी, दूसरा शब्द जोड़ा था आपके इसमें पंथ निरपेक्षता, और उसके बाद आपके आता है अखंडता। ठीक है, ये शब्दावली हमारे संविधान के प्रस्तावना में केवल एक बार जोड़ी गई थी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला सवाल है आपके सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो संविधान की प्रस्तावना में हमने देखा था लागू होने की तारीख है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, और इस दिन 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। और पूरा संविधान कब लागू होता है, आपके 26 जनवरी 1950 को। ये डेट और ये डेट तो याद करनी नहीं है, बस 2 डेट है। प्रस्तावना में कौन सी तारीख, 26 नवंबर 1949, और मूल रूप से संविधान कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। 3 शब्द किए थे, आपके सामने 4 है, इनमें से कोई एक शब्द बताना है। न्याय,
नहीं है क्योंकि पहले से था। अभी मैंने बताया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो इसमें एक ही शब्द है समाजवाद, ये किया गया था और बाकी इसमें नहीं, ये पहले से ही थे। ठीक, तो समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। उसके बाद अगला सवाल है, भारत के संविधान का प्राधिकार स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत के संविधान का प्राधिकार स्रोत, संविधान को जो अधिकार प्रदान होते उसका स्रोत क्या है? तो उसका स्रोत है भारत की जनता। भारत की जनता से ही संविधान अधिकार प्राप्त करता है और फिर उस अधिकार का उपयोग पूरे देश पर करता है। इस प्रकार से संविधान का प्राधिकार स्रोत भारत के लोगों को कहा जाता है। अगला सवाल आता है आपके सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का दर्शन नहीं है? अब देखिए, हमारे संविधान के अंदर मैंने आपको कुछ उद्देश्य बताए थे, वे उद्देश्य इनमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सा नहीं है। तो भारत का ऑप्शन ए है साम्यवादी राज्य, पहला ही आपके ऑप्शन है, भारत में साम्यवादी राज्य का दर्शन नहीं अपनाया गया है। तो अपने प्रस्तावना में साम्यवादी राज्य का कहीं उल्लेख नहीं है। कल्याणकारी राज्य है क्योंकि समाजवादी व्यवस्था है, समाजवादी राज्य, समाजवादी शब्द जोड़ा गया और बाद में आपने देखा राजनीतिक समानता भी हमारे पाई जाती है। तो ये तीन तो हमारे दर्शन हैं, कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता, लेकिन भारत के संविधान में साम्यवादी राज्य के दर्शन को स्वीकार नहीं किया गया है। सवाल नंबर 16 है, समाजवाद से आशय है। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है समाज के विभिन्न वर्गों के अंदर न्याय का समानता पूर्व बंटवारा। तो सामाजिक न्याय इसका आंसर सही होगा। भाई सभी वर्ग होते, समाज, सामाजिक या सामाजिक व्यवस्था का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बहुत सारे वर्ग, बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं और जहां पर सामाजिक समाजवादी व्यवस्था पाई जाती है, उस सामाजिक व्यवस्था के तहत सभी वर्गों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार होगा और जब समानतापूर्ण व्यवहार होगा तो न्याय प्राप्त होगा। तो ऐसी व्यवस्था को सामाजिक न्याय कहा जाता है। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? अब आपको इन सभी को ध्यान से देखना है कि कौन कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो आप देखेंगे धर्म, धर्म कहाँ मिलेगा आपको? 5 प्रकार की हमने स्वतंत्रता पढ़ी थी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, तो ये आपके धर्म आपको मिल जाएगा वहां पर। तो ये तो था धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, समता, अवसर और प्रतिष्ठा की समता, ये भी आपको मिल जाएगा। भाषा, भाषा शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में कहीं नहीं मिलता, तो आपके ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। ये ऑप्शन बी है और ये ऑप्शन सी। तो भाषा शब्द का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में कहीं नहीं। विश्वास, अभी मैंने कहा विश्वास, तो विश्वास कहाँ आएगा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, तो ये शब्द भी आपको मिल जाएगा स्वतंत्रता के अंदर। तो ये सारे 3 शब्द हैं, लेकिन भाषा शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में कहीं भी नहीं मिलता। सवाल नंबर 18 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार? मैंने कहा आपको कि कभी कभार आता है कि कौन सा शब्द कितनी बार उल्लेखित है। तो भारत शब्द का उल्लेख, हम भारत के लोग, भारत को 2 बार हो गया, तो इसका उल्लेख 2 बार मिलता है। ठीक, अगला सवाल, सवाल नंबर 19 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में की गई। ठीक है, अब देखिए, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में की गई है, वे कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे इसमें मूल अधिकार, प्रस्तावना में मूल अधिकार है क्या? तो आप देखेंगे कौन सा मूल अधिकार आपको देखने को मिलता है। तो मूल अधिकार स्वतंत्रता, समता और न्याय, मूल अधिकार का आदर्श आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, हमें एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य होता है। आपको मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों में आपके मूल कर्तव्य का उल्लेख शायद नहीं मिलेगा आपको। इसमें ऑप्शन मूल कर्तव्य भी मिल जाता है, क्योंकि हमें एकता, अखंडता और बंधुता को बनाए रखना है और ये हमारा क्या होता है? कर्तव्य होता है। और उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, समाजवादी व्यवस्था लागू करना, कल्याणकारी राज्य, तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही है। तो इसमें आएगा आपके ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान के किन किन भागों में, मूल अधिकारों में इसकी व्याख्या मिल जाएगी, मूल कर्तव्य में मिल जाएगी और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मिल जाएगी इसके उद्देश्यों की व्याख्या। लास्ट सवाल है आपके सवाल नंबर 20,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का तात्पर्य क्या होता है? हमारे संविधान के अंदर स्टार्टिंग में ही भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाना है, तो इसका मतलब होता है भारत स्वतंत्र है, इसका कोई सेंस नहीं है। भारत अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है, आंतरिक मामले नहीं, बल्कि भारत अपने आंतरिक के साथ साथ बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। इसे कहा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य क्या होता है? एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक मामलों के साथ साथ बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। वो किसी भी बाहरी दबाव से कार्य नहीं करता। जैसे एक व्यक्ति होता है, वो अपने आंतरिक कार्य स्वयं करता ही है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप किसी बाहरी दबाव से नहीं करोगे, आप अपनी इच्छा से कोई भी चीज का चयन कर सकते हो। ये होती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो आज की क्लास में 20 सवाल मैंने बताया आपको, ये सवाल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको जो मैटर दिया है क्लास में वो भी आप ध्यान से पढ़े। संभावना है कि अगर आपने 2 क्लासें देख ली तो प्रस्तावना के संबंध में आपके सवाल गलत होने की संभावना 0 है। आपका एक प्रश्न भी गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रस्तावना का अगर आपके हेडिंग दी है तो स्वाभाविक है एक सवाल तो इसमें आना तय है। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको इन सबकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एड्यूजब टीच में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के साथ आज डाल दूंगा, जहां पर आपको अब तक जो क्लासें हुई है उन सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।